थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। आज की कहानी शुरू हुई थी एक बस में मिली लिफ्ट से। जिसने लिफ्ट दी उसने एक तोहफा भी दिया और तोहफे में दिया एक रेशम का टुकड़ा जिस पर पहाड़ और झरने बने थे। तोहफा लेने वाला नहीं जानता था कि उसे मिली लिफ्ट और वो तोहफा दोनों असल में एक देश की टॉप लीडरशिप के बनाए प्लान का हिस्सा है। किस बात की प्लानिंग थी ये प्लानिंग थी एक बड़ी सुपर पावर के साथ दोस्ती गांठने की, प्लानिंग अपने देश को मान्यता दिलाने की। इस बात को अब 49 साल बीत चुके हैं। वो डिप्लोमेटिक रिश्ता जो इस लिफ्ट की कहानी से शुरू हुआ अब टूटने की कगार पर है। ये टूटने वाली क्या बात है आज की दुनियादारी में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जो कहानी शुरू की थी उसे पूरा कर देते हैं। ये बात 5 अप्रैल 1971 की है। जापान के नागोया शहर में उन दिनों वर्ल्ड पिंग पोंग चैंपियनशिप चल रही थी। पिंग पोंग टेबल टेनिस का ही एक नाम है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई अमेरिकी टीम में खिलाड़ी थे ग्लेन कोआन। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई टीमों के पास अपनी अपनी बस होती है, लेकिन उस रोज ग्लेन की बस छूट गई। अब वो एक जगह खड़े सोच रहे थे कि आगे क्या करें। इतने में एक दूसरी बस आकर रुकी। ये बस थी चाइनीज टीम की। उन्होंने कुआन को लिफ्ट ऑफर की। कुआन बस में चढ़े गए। चीनी टीम की बस का वहां रुकना, ग्लेन कुआन का लिफ्ट देना, क्या ये महज इत्तेफाक था? नहीं, ये कम्युनिस्ट सरकार की प्लानिंग थी। आगे बढ़ने से पहले इस प्लानिंग का बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में चीन और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं थे। अमेरिका ताइवान को असली चीन मानता था। चीन को यूएन और बाकी देशों की मान्यता चाहिए थी। ऐसे में कम्युनिस्ट सरकार ने बनाई एक खास कूटनीति जिसका जरिया बना टेबल टेनिस। क्या कहानी है इसकी? ये खेल समझिए कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स में चीन का सबसे सफल निर्यात था। उसके खिलाड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेते, उनकी पहचान थी दुनिया में। ऐसे में अपनी वैधता साबित करने में लगे चीन को टेबल टेनिस से उम्मीद नजर आई। उसने सोचा कि अगर हमारे खिलाड़ी अमेरिकी खिलाड़ियों से दोस्ती कर लें तो शायद कुछ उम्मीद बंधे। कम्युनिस्ट लीडरशिप के इसी निर्देश के तहत चीनी खिलाड़ियों ने अमेरिका के ग्लेन कोआन से दोस्ती की। फिर इसी दोस्ती के सहारे उन्होंने पूरी अमेरिकी टेबल टेनिस टीम को चीन आने का न्योता दिया। इस इन्विटेशन के बाद 10 अप्रैल 1971 को अमेरिका की टीम चीन पहुंची। 1949 में कम्युनिस्ट चीन की स्थापना के बाद ये पहली बार था जब अमेरिकी नागरिकों को चीन में घुसने दिया गया। इस पिंग पोंग डिप्लोमेसी से अमेरिका और चीन के बीच की गिरह खुलनी शुरू हुई। फिर जुलाई 1971 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर चीन के सीक्रेट दौरे पर पहुंचे। इस दौरे का नतीजा था 25 अक्टूबर 1971 की तारीख। क्या हुआ इस दिन? इस दिन यूएन ने चीन को वैधता दी। इसके बाद फरवरी 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी चीन पहुंचे। चीन चाहता था कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी माने। ऐसे में करीब 7 साल तक चली वार्ता के बाद 1979 में अमेरिका ने चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते जोड़ लिए। आपने अमेरिका और चीन के आधिकारिक रिश्तों की शुरुआत जान ली। अब आते हैं वर्तमान पर। एपिसोड की शुरुआत में हमने कहा था कि इनके डिप्लोमेटिक रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। अब आपको ये मामला विस्तार से बताते हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में ह्यूस्टन नाम का शहर है। यहाँ कई देशों के वाणिज्यिक दूतावास हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सुलेट। क्या होता है कॉन्सुलेट? इसको समझिए दूतावास का छोटा रूप। ये पासपोर्ट, वीजा और व्यापारिक लाइसेंस जैसे काम देखता है। बाकी कई देशों की तरह चीन का भी कॉन्सुलेट था ह्यूस्टन में। 22 जुलाई की देर शाम यहाँ पुलिस के पास कुछ फोन आए। बताया गया कि चाइनीज कॉन्सुलेट के कैंपस से धुआं उठ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची। देखा कॉन्सुलेट के आंगन में कागजात जलाए जा रहे थे। पुलिस ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन चीन के अधिकारियों ने रोक दिया। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर इसके वीडियो आ गए। इसमें कॉन्सुलेट के आंगन में 3-4 जगह आग दिखती है और आग के इर्द गिर्द कुछ लोग। इस प्रकरण को कुछ ही घंटे बीते थे कि अमेरिका से बड़ा अपडेट आया। पता चला कि ह्यूस्टन स्थित चाइनीज कॉन्सुलेट बंद हो रहा है। अमेरिका ने 72 घंटों के अंदर चीन से यह कॉन्सुलेट बंद करने को कहा है। इस फैसले पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान आया। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका की बौद्धिक संपदा चुरा रहा है। इससे हजार लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इसलिए हमने ये कॉन्सुलेट बंद करवाने का फैसला लिया। पॉम्पियो के इस बयान के अलावा अमेरिकी विदेश विभाग ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। इसके मुताबिक चीन अवैध और गैरकानूनी तरीकों से हमारी जासूसी कर रहा है, हमारे कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी कारोबारियों और अमेरिका में रहने वाले चाइनीज मूल के लोगों को भी चीन से खतरा है।
अब सवाल है कि क्या अमेरिका में बस एक ही वाणिज्यिक दूतावास है चीन का? जवाब है नहीं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत चाइनीज दूतावास के अलावा कुल 5 चीनी कॉन्सुलेट हैं। खास ह्यूस्टन वाले कॉन्सुलेट को क्यों बंद कराया गया, इसका फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हालांकि ये माना जा रहा है कि कॉन्सुलेट के भीतर लगाई गई आग और इस फैसले के बीच जरूर कोई लिंक है। इस मसले पर रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर मार्को रूबियो का भी बयान आया। मार्को सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के मुखिया हैं। 22 जुलाई को उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका में फैले कम्युनिस्ट पार्टी के विशाल जासूसी नेटवर्क का केंद्र है ह्यूस्टन कॉन्सुलेट। इसे बहुत पहले ही बंद करवाना चाहिए था। जासूसों के पास 72 घंटे का समय है, या तो वो अमेरिका से बाहर जाएं या गिरफ्तार हो जाएं। आपने अमेरिका की कार्रवाई सुनी, प्रतिक्रिया सुनी, अब चीन की सुनिए। उसने कॉन्सुलेट बंद करवाने के लिए अमेरिका द्वारा दी गई वजहों को बकवास बताया। चीन ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने अपना फैसला नहीं बदला तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। क्या इस घटना से पहले चीन और अमेरिका में सब गुडी गुड था? नहीं, ठीक नहीं था। हम आपको लगातार दुनियादारी में बता रहे थे तनाव के बारे में। ह्यूस्टन कॉन्सुलेट वाली घटना से एक दिन पहले 21 जुलाई को भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिससे तनाव नजर आया। इस दिन अमेरिका ने 2 चीनी नागरिकों पर इल्जाम तय किए। कहा कि ये दोनों हैकर्स चीनी सरकार के कहने पर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च चुरा रहे थे। इसके जवाब में चीन ने फिर अमेरिका को चोर कहा। अमेरिका और चीन दोनों लगातार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। बीते दिनों दोनों के बीच जो बड़ी चीजें हुई वो 9 बिंदुओं में आप हमसे समझ लीजिए। पहला, दोनों देशों ने एक दूसरे को कोरोना की जड़ बताया। दूसरा, दोनों ने एक दूसरे के पत्रकारों को देश से निकाला। तीसरा, अमेरिका ने कहा कि साउथ चाइना सी में चीन के ज्यादातर दावे अवैध हैं। चौथा, चीनी कंपनी हुएवे की ब्लैकलिस्टिंग के लिए अमेरिका ने कैंपेन चलाया। पांचवा, नए चीनी कानून के विरोध में अमेरिका ने हांगकांग का स्पेशल स्टेटस खत्म किया। छठवां, चीनी आर्मी से लिंक्ड यूनिवर्सिटीज के छात्रों और रिसर्चर्स को बैन किया। अमेरिका ने यह फैसला लिया। सातवां, उइगर मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म के विरुद्ध अमेरिका ने कई चीनी अधिकारियों पर सैंक्शन लगाए। आठवां, चीन के खिलाफ जाकर अमेरिका ने ताइवान के साथ हथियार सौदे पर मुहर लगाई। और नवां, अमेरिका का ये इल्जाम कि चीनी सरकार अमेरिका की रिसर्च और तकनीकी चुरा रही है। आपने इतिहास जाना, वर्तमान जाना, अब एक और बड़ा अपडेट जान लीजिए। ह्यूस्टन कॉन्सुलेट के बाद अब चीन के एक और वाणिज्यिक दूतावास पर आरोप लग रहे हैं। ये कहाँ है? ये है सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका की घरेलू सुरक्षा एजेंसी FBI ने इस पर उंगली उठाई है। ये मामला तांग जुआन नाम के एक चीनी साइंटिस्ट से जुड़ा है। तांग का कनेक्शन है चीनी आर्मी के साथ। अमेरिकी वीजा लेते समय तांग ने यह जानकारी छिपाई। इस वजह से उन पर वीजा फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है। FBI का कहना है कि हम तांग को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? उन्हें तो सैन फ्रांसिस्को स्थित चीनी कॉन्सुलेट ने अपने यहाँ छिपा रखा है। इस मामले में चीन की आर्मी यानी PLA और सरकार का भी नाम आया है। आरोप है कि PLA तांग जुआन की तरह अपने कई वैज्ञानिकों को झूठी पहचान बनाकर अमेरिका भेजता है। फिर उन वैज्ञानिकों की मदद से अमेरिकी संस्थानों में जासूसी और चोरी करवाई जाती है। अमेरिका के मुताबिक चीनी सरकार इन आरोपी वैज्ञानिकों को यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर निकलवाने की भी कोशिश कर रही है। 23 जुलाई को इन सारे मामलों पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो एक प्रेस ब्रीफिंग देने वाले हैं। आशंका है कि इसके पहले ही चीन भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका का कोई कॉन्सुलेट बंद करवा दे। ऐसा हुआ तो टेंशन का बढ़ना तय है। कई लोग कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने का एक हथकंडा भी हो सकता है। ट्रंप अपनी स्वास्थ्य नीति को लेकर, कोविड-19 से अपनी लड़ाई में कमजोरी को लेकर पूरे देश में तेजी से अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे हैं अपने समर्थक वर्ग के बीच। ऐसे में वो पिछले राष्ट्रपतियों की तरह राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक दुश्मन के खिलाफ बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं। कभी ये दुश्मन अफगानिस्तान होता था, कभी ये दुश्मन इराक होता था, कभी ईरान और अब चीन है। सत्य क्या है? अमेरिका के लोग अपने हिस्से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी नाइजीरिया से है। यहाँ क्रॉस नाम की एक नदी है। इस नदी के पास एक खदान में कुछ चीनी नागरिक काम कर रहे थे। इनमें से 4 का अपहरण हो गया। इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई। नाइजीरिया में विदेशियों का अपहरण आम बात हो गई है। पिछले महीने भी कुछ लोग किडनैप हुए थे, जिनमें से 5 की हत्या कर दी गई थी। दूसरी सुर्खी तुर्की से है। यहाँ एक 27 साल की महिला पिनार गुलतेकिन का मर्डर हो गया। मर्डर किया उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने। इस मर्डर के खिलाफ तुर्की में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। लोगों की नाराजगी लीडरशिप से है। उनका कहना है कि नेताओं के अनाप शनाप बयान महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ाते हैं। जैसे राष्ट्रपति एर्दोगान का यह कहना कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरम का कहना कि अगर महिलाएं छोटे कपड़ों में दिखें तो शारीरिक हिंसा मत करिए, उन्हें मुंह से खरी खोटी सुनाइए।
तीसरी सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। WHO ने बताया कि कोरोना के वैक्सीन ट्रायल सही दिशा में हैं, लेकिन 2021 से पहले इसके इस्तेमाल की उम्मीद नहीं की जा सकती। WHO ने यह आश्वासन भी दिया कि वो सभी देशों तक टीका पहुंचवाने की कोशिश में लगा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6.25 लाख लोग मर चुके हैं। ये थी सुर्खियां। अब बारी हमारे तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 23 जुलाई और इसका संबंध है आसमान में देखे गए एक अजूबे से। अजूबा जो देखने में किसी चमकती पूंछ जैसा लगता था। आज से ठीक 25 बरस पहले यानी 23 जुलाई 1995 की बात है। आसमानी चीजों पर नजर रखने वाले 2 अमेरिकियों को उस रात आकाश में एक अद्भुत चीज दिखी। इनमें से एक थे एलन हेल और दूसरे थॉमस बॉब। ये उन अमेरिकी नागरिकों के नाम हैं। इन दोनों ने जिस आकाशीय चीज की जानकारी भेजी, जिसको देखा, उसकी जानकारी भेजी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीग्राम्स को। इस संस्था का काम है खगोलीय घटनाओं के बारे में बताना। संस्था ने हेल और बॉब की भेजी जानकारी पर गौर किया। पता चला कि इन दोनों ने आसमान में जो चीज देखी वो एक कॉमेट है। फिर इन्हीं दोनों के नाम पर कॉमेट का नाम पड़ा हेल बॉब। कॉमेट क्या होता है? हिंदी में हम कहते हैं धूमकेतु। इसको समझिए खगोलीय बर्फ का अति विशाल टुकड़ा। ये जब सूरज के पास जाता है तो गर्म होकर गैस छोड़ता है। इस प्रक्रिया में इससे निकलती है तेज रोशनी। इस अवस्था में इसके भीतर मौजूद धूल और गैस किसी चमकती पूंछ की तरह दिखने लगती है। हमारे सौरमंडल का जो सूरज है उसके इर्द गिर्द इस तरह के अरबों धूमकेतु चक्कर लगाते हैं और ऐसा ही एक कॉमेट था हेल बॉब। ये बहुत खास था। करीब 18 महीनों तक ये इंसानी आंखों को नजर आता रहा, यानी बिना किसी टेलीस्कोप के। इतना चमकीला कि इसे देखने के लिए किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत नहीं थी। इससे पहले कोई कॉमेट इतने लंबे समय तक नजर नहीं आया था। पिछली पीढ़ी बताती है कि इसे देखने के लिए लोग शाम से ही छत पर बैठ जाते थे। ये कॉमेट धरती की सतह के सबसे नजदीक दिखा 22 मार्च 1997 को। कितने करीब? लगभग 120 मिलियन मील दूर। गणनाओं के मुताबिक ये कॉमेट धरती के पास लौटेगा, लेकिन हम में से कोई इसे शायद देख ना पाए। पता है क्यों? क्योंकि ये लौटेगा करीब 4385 बरस बाद। मैंने जानबूझकर शायद जोड़ा, क्योंकि कुछ प्रत्याशाओं के लिए जगह हमेशा छोड़नी चाहिए। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में सुनिए ये गीत नहीं, कविता है जो बहुत ज़रूरी बात कहती है। शुक्रिया। पहले चूड़ी झुमका घूंघट आएगा, फिर एक तलवार 4 देवियां और धर्म की बात का जिक्र होते ही दमन और रूढ़ियां घूम फिर कर रूपक का रूप धर बेड़ियां बन लौटेंगी। औरतों की बगावत की बात बेलन से शुरू हो मंदिर में ख़त्म नहीं होगी, वो बंदूक से शुरू हो बदलाव पर ख़त्म होगी, वो शिक्षा से शुरू हो समानाधिकार पर ख़त्म होगी। मेहंदी से औरतों की क्रांति मत लिखो, उसने स्याही के रंग छीने हैं। बिंदी की गोलाई में उसकी दुनिया मत बांधो, वो सूर्याकार अग्नि जलाने में सक्षम है। चूल्हे में आग फूंकती औरतें एक क्षण में श्रृंगार जला देंगी। वो सारे जेवर का भार उठा शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही। सोते हुए हर औरत क्यों अपनी क्रांति उतार देती, वरना अकेले में कौन स्त्री कपड़े लत्ते में बंध कर रही है। रात को पहनी मैक्सी पर जो दुपट्टा डालती है, वो सुबह सुबह बाहर एक कदम रखने से पहले वो बंधन विजय पताका तब बनेगा जब वक्ष ढकने की नौकरी से छुट्टी मिलेगी उसे। आज ध्वजारोहण कर कल सुबह स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उतारना ना पड़े उसे। सुनो, बंदूक बनाने से पहले बेड़ियां गलानी होती हैं। हथकड़ियों का श्रृंगार कोई क्रांतिकारी नहीं करता। औरत ने हल जोते हैं, हथौड़े कुटली फावड़े पकड़े हैं, बच्चे लादे हैं, दफ्तर चलाए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उसका पूरा व्यक्तित्व केवल एक उपमा। मैं कहती हूँ, श्रृंगार को श्रृंगार ही रहने दो।